हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं और मुझे भरोसा है कि अ, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आप लोग का जो रिवीजन है वो फास्ट स्पीड पकड़ रहा होगा और अपना 100% आप देना खाली हालांकि काफ़ी दिन से शुरू आपने कर दिया होगा, लेकिन अगर अगर कोई 100% से भी ज़्यादा वैल्यू होती होगी तो वो भी आप देने की कोशिश कर रहे होंगे। अपना 100% दो। क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कब रहेगा, वो तो फिर बाकी बाद का काम है। अभी आप इस चिंता में रहो कि यार चीज़ें स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है, ये सारे मोह माया में फंस जाओगे और अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा आपकी पढ़ाई के साथ। इन चीज़ों को साइड में रखो। जो टारगेट आपका रेगुलर का बनता है उसे कंप्लीट करो। शाम को मस्त सो जाओ, सुबह उठो, फिर रेगुलर का जो पूरे दिन का टारगेट है उसे कंप्लीट करो, शाम को सो जाओ। एग्जाम तक यही चीज़ फॉलो करो। फालतू के नेगेटिव विचार दिमाग में आने ही मत दो। ओके, चलो करते हैं शुरू। समय चाल दूरी की 4th क्लास। इसमें एक होमवर्क दिया था मैंने आपको। कंटिन्यू वही हमारा ट्रेन वाला चैप्टर चल रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चा। कह रहा है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना लंबा प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। मान लो ट्रेन की लंबाई सवाल ने दी हुई है 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी? अपनी लंबाई से 5 गुना, यानी कि 300 का 5 गुना। प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? प्लेटफॉर्म हो जाएगा 1500 मीटर का। अब सवाल कहता है उसे 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। भाई इनको सेकंड में ही बदल दो। तो 7 गुणा 60 + 40, तो 7 × 42 और 460 हो गया। समय कितना हो गया? 460 सेकंड। अब डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी दोनों की जुड़ेगी, 15 और 3 1800। स्पीड हमें निकालनी है और समय 460 सेकंड आ गया। जीरो से जीरो कटा, 2 से जाएगा 23 बार, 2 से जाएगा 90 बार, और स्पीड कितना आ जाएगा? 90/23। अब 23 चौके 92 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 23 तिया 69, 21/23। और ये मीटर पर सेकंड में आएगी स्पीड। क्यों? क्योंकि हमने दूरी को भी मीटर में लिया था और समय को भी सेकंड में लिया था, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइप 3 पे आते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े ट्रेन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं ट्रेन के क्वेश्चंस पे, जहां सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड काम करती है। चलिए जरा देखते हैं। कॉन्सेप्ट कल ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं ट्रेन के सारे। सवाल कहता है दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 700 मीटर लंबी है। जिनमें से प्रत्येक क्या है? 700 मीटर लंबी है। कह रहे 45 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? मैंने कल ही आपको बताया कोई भी रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। सेकेंडली मैंने बोला चाहे रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, उनकी जो लंबाई है एक दूसरे में ऐड होती है। कब? जब वो एक दूसरे को पार करती है। जब वो एक दूसरे को पार करती है। कह रहा है भैया दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 700 मीटर है, इतने इतने की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में, तो डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी क्या होगी? अब दोनों रेलगाड़ियां प्रत्येक 700 मीटर की है, तो पहली की लंबाई भी 700, दूसरी की भी 700, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 700 + 700, है ना। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? ऐड होती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में ऐड। तो एक 45 एक 55, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 45 + 55। और अगर मैंने दूरी को मीटर में लिया है
700 मीटर है ना, तो ये भी मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा कर दो, गुणा टाइम। अब यहां से जो टाइम आएगा बच्चा वो सेकंड में आएगा। किसमें आएगा? सेकंड में टाइम आएगा। आप कहेंगे कि सर ये आ जाएगा 1400 बराबर 100 गुणा 5/18 गुणा टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, कुछ हो सही चल रहा है ना एक दूसरे को पार करने में? कटा कैसे नहीं? 5 से डेसिमल में जाना चाहिए आंसर तो रेलगाड़ी प्रत्येक 700 मीटर की है, 45 और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो पास ईच अदर डेसिमल में आना चाहिए आंसर तो, है ना? हाँ डेसिमल में आ रहा है, तो फिर क्या अप्रोक्सीमेट के आसपास लिया उसने, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा कटा ही नहीं है ये। 18 चौक 72 हासिल के साथ 18 कम 18 7 25, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा बटे टाइम। तो 5 पूरे 25, 0 5 चौको 20, 50.4 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। कितना भैया? 50.4 सेकंड, 50.4 सेकंड। ठीक है, इस ऑप्शन डी को सही कर लेना। नहीं, लगभग नहीं लेंगे हम लोग, लगभग नहीं लेंगे, इसको ठीक कर लेना, 50.4 कर लेना। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते हैं भैया, ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकते हैं, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग कहते हो आप? 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी की लंबाई क्या है? सेम चीज, इस बार क्या हुआ, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है ये भैया, ये 250 मीटर लंबी है। सवाल कहता है ये 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। सवाल है अपोजिट डायरेक्शन से कोई दूसरी रेलगाड़ी आ रही है और इसे ये 10 सेकंड में पार करती है एक दूसरे को, तो कह रहा है बताओ दूसरी की लंबाई क्या है? उसको मैंने टी मान लिया, और दूसरे वाले की रफ्तार भी हमें दे रखी है 62 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यहां सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन वाली लगेगी? हाँ जी सर, टीएसटी का रूल लगा दो, टीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी दोनों की जुड़ेगी 250 प्लस टी, स्पीड सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है, और चूंकि हमने दूरी को मीटर में लिया है तो ये भी मीटर पर सेकंड यानी कि 5/18, और समय कितना है 10 सेकंड, समय भी सेकंड में रहेगा। तो कितना आएगा जरा सॉल्व करना, 162 गुणा 5/18 गुणा 10। आप कहेंगे 18 निम्मा 162, 9 पंजे 45 धाम 450, तो 450 में से 250 घटा दो, कितना आ जाएगा 200। टाइम कितना, सॉरी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 200 मीटर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। सवाल है दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। कह रहे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, एक ट्रेन की चाल 90, तो दूसरे की चाल क्या होगी? सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एक डेटा गायब कर दिया है और कुछ भी नहीं है। भाई मान लो ये ट्रेन है, ये 200 मीटर लंबाई है, इसकी रफ्तार आपको 90 किलोमीटर पर आवर दे दी। आपसे कह रहा है विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आ रही है, वो भी 200 मीटर की है ना, प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर, और इसकी रफ्तार आपसे उसने पूछ ली है। इसको मान लो, कुछ भी मान लो, इसको टी मान लो, टी किलोमीटर पर आवर, और ये एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रही है। डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी दोनों की जुड़ेगी 200 और 200 400,
अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष गति क्या होती है, ऐड होती है। और चूंकि हमने लंबाई को मीटर में लिया तो जो इनकी स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। उसके लिए 5/18 से गुणा कर दो और गुणा समय, समय सेकंड में रहेगा। मात्र औपचारिकताएं की कैलकुलेशन बची है बस। तो कितना हो जाएगा भैया, 0 से 0 काट दो, 5×8 40, 18 से गुणा करेंगे, 18×8 144, 90 प्लस टी। तो यहां से टी कितना आ जाएगा, 90 घटेगा उधर आकर तो ये आ जाएगा 54। यानी कि दूसरे वाले की जो रफ्तार है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है समान लंबाई की दो ट्रेन, सेम लेंथ की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर समान दिशा, इस बार वो सेम डायरेक्शन में 60 और 42 की रफ्तार से चल रही हैं। तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। नहीं मीट, हाँ बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमने तो 90 प्लस टी को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो फिर तो ये मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। बच्चे वो गलत कॉन्सेप्ट है। दरअसल हमने इनकी सापेक्ष गति को मीटर पर सेकंड में बदला, रिलेटिव स्पीड को। यहां जो टी की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो उसी यूनिट में निकल के आएगी जिसमें आप टी को मानकर चले हो। आपने 5/18 से गुणा किया, ओके मैं मानता हूं, लेकिन आपने इन दोनों की रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति को बदला है मीटर पर सेकंड में। इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना 90 और टी, ये तो अपने आप में किलोमीटर पर आवर में है। इस ब्रैकेट के बाहर आपने 5/18 से गुणा किया, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को आपने बदला है। ब्रैकेट के अंदर आप जैसे ही घुसोगे तो आपको ओरिजिनल यूनिट में चीजें मिलेंगी, यानी कि टी की वैल्यू जो आई है वो किलोमीटर पर आवर में ही होगी। ठीक है, तो ये होता है कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा बच्चों कभी कभी। कह रहा समान लंबाई की दो ट्रेन है, समान दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। भाई सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ये सेम डायरेक्शन, ये भी इधर, और समान लंबाई की है, तो इसकी लंबाई भी टी मान लो, इसकी भी टी मान लो। सवाल को पढ़ के क्वेश्चन डिजाइन करना है, रटी रटाई चीजें ट्रेन में नहीं आती है, बहुत कम आती है। 2 4 5 टाइप के क्वेश्चन है जो रटे रटाए हैं ट्रेन में, नहीं तो कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर सकता है। कह रहा भैया 60 और 42 की रफ्तार से चल रहे हैं, ये 60 और ये 42। सवाल कहता है तेज वाली ट्रेन धीमी वाली को 40 सेकंड में पार कर देगी। तो तेज वाली तो ये है और ये धीमी वाली ये है, ये इसे 40 सेकंड में पार कर देगी। कह रहा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। भैया डीएसटी का रूल लगा दो, डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डीएसटी का रूल। और दूरी दोनों की जुड़ेगी, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति माइनस होती है, और चूंकि इसको हम मीटर में लेके चल रहे हैं, ट्रेन की लंबाई कभी किलोमीटर में थोड़ी होती है, 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन, मीटर में मान के चलो, तो भैया फिर इनकी सापेक्ष गति को भी 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, और समय भी हमें सेकंड में लेना पड़ेगा जो कि सेकंड में ही दिया हुआ है। 60 - 42 18 होता है, 18 से 18 गया, 2 से कटेगा 20 बार, और 20 पंजे 100, यानी कि टी बराबर कितना आ गया, 100 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई बच्चा, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हो गई 100 मीटर। कितनी हो गई, 100 मीटर। आगे चले, बिल्कुल डीएसटी के रूल पे क्वेश्चन है, इस पे आएंगे जरा। ये सवाल देखिए, एक बार पढ़िए फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि ये सवाल एक्चुअल में है क्या। कह रहे ए दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक समान दिशा में 56 और 29 की रफ्तार से चल रही हैं, समान दिशा में। तेज रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ये लाइन को मेरे कहने से 2 से 3 बार पढ़ो, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और फिर इसे रफ कर रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं। अब यहां से लेकर
और यहां तक पढ़ो 2 से 3 बार। एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, व्यक्ति को पार करने में, पूरी ट्रेन को पार करने में नहीं, व्यक्ति को। आपने सवाल पढ़ा, अब मैं आपको समझाता हूं सवाल एक्चुअल में है क्या। भाई ऐसा समझो, ये कोई रेलगाड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं। इसकी रफ्तार 10 है और इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आप थोड़ा सा फील करना, रेल ट्रेन में आप में से सभी लोगों ने शायद ट्रेवल किया होगा। अब ये ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत सारे इसमें डब्बे हैं, इस डब्बे में बैठा हुआ है। अब हुआ क्या, पीछे से एक ट्रेन आई जिसकी रफ्तार है 30 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन दौड़ रही है 10 की रफ्तार से, ये ट्रेन दौड़ रही है 30 की रफ्तार से। अब ये ट्रेन जब आगे आएगी ना, तो इस व्यक्ति को, मैंने बोला इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देगी। इस व्यक्ति को, जो ट्रेन पीछे से आई है ना, जिसकी रफ्तार 30 है, उसने इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रेन की लंबाई बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? जो ट्रेन पीछे से आई, क्या उस ट्रेन की लंबाई आप बता सकते हो जिस ट्रेन ने 10 सेकंड में उस व्यक्ति को पार किया? हाँ जी सर। दरअसल ये सवाल कुछ ऐसा है कि ये वही क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति को अगर ये वाली ट्रेन पार कर रही है, तो ये ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। यहां ये जो 10 सेकंड आपको दिए हुए हैं ना, ये इस व्यक्ति को पार करने का समय है। तो ये ट्रेन अगर 10 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर रही है, तो ये ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। इस ट्रेन की लंबाई हम निकाल सकते हैं। अब मेरा सेकंड आपसे क्वेश्चन है, क्या इस ट्रेन की लंबाई आप कभी निकाल सकते हो? जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या उस ट्रेन की लंबाई कभी निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। पता है क्यों? क्योंकि यहां ये 10 सेकंड जो है ना, ये व्यक्ति को पार करने का समय। इस पीछे से जो सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है ना, इसने व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया। इस पूरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार किया, वो समय नहीं दिया हुआ। पीछे से आने वाली ट्रेन ने इस पूरी ट्रेन को कितने समय में पार किया, वो समय है ही नहीं हमारे पास। तो फिर हमें क्या पता कि भैया कितने समय में ट्रेन को पार किया होगा? तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हो, उसकी लंबाई हम नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि उस ट्रेन को पार करने का समय नहीं दिया गया हो। क्योंकि हमें वो व्यक्ति को पार करने का समय दे रहा है 10 सेकंड, तो इस ट्रेन की लंबाई नहीं निकलेगी। ये सवाल पता है एक्चुअल में बन कैसा गया? ये सवाल कुछ ऐसा डिजाइन हो गया कि ये व्यक्ति को पार करने का 10 सेकंड है ना, ऐसे सोचो इस सवाल को कि एक व्यक्ति है जो 10 की रफ्तार से दौड़ रहा है, पीछे से ट्रेन आई जिसकी रफ्तार 30 है, ये इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है, इस व्यक्ति को। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों सेम है कि ये ट्रेन 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है, जो व्यक्ति 10 की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो यहां पर जिस ट्रेन में वो बैठा है उसका कोई रोल नहीं है। ओके, तो चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल है, दो रेलगाड़ी 56 और 29 की रफ्तार से चल रही हैं सेम डायरेक्शन में। तेरा धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई, और आपसे उस ट्रेन की लंबाई पूछेगा ही नहीं जिसमें व्यक्ति बैठा होगा, क्योंकि वो उसका समय ही नहीं देगा आपको, वो समय देगा व्यक्ति को पार करने का। तो आप सीधा डीएसटी का रूल जब लगाओगे ना, तो आप तेज रफ्तार वाली ट्रेन की लंबाई ही निकालोगे, उसकी लंबाई को डी मान लो, और सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? 56 माइनस 29, 56 माइनस 29, और इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, और समय भी सेकंड में दिया हुआ है 10 सेकंड। तो 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गए 2, गुणा 5/18 गुणा 10, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 पंजे 10, 5 पूरे 25 तिया 75। यानी कि तेज रफ्तार वाली ट्रेन की जो लंबाई है बच्चा, वो 75 मीटर की है, 75 मीटर की। तो जी व्यक्ति भी तो दौड़ रहा है, उसकी स्पीड, हाँ
व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और जिस ट्रेन में बैठा है वो ट्रेन दौड़ रही है, तो जो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की जो स्पीड है उसको हमने व्यक्ति की स्पीड मानकर सापेक्ष गति लगा दी। सापेक्ष गति लगाई तो मैंने, 56 तो पीछे वाली ट्रेन की रफ्तार, 29 उस ट्रेन की रफ्तार जिसमें व्यक्ति बैठा है, तभी तो सापेक्ष रिलेटिव स्पीड लगाई। चलो अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं ट्रेन में ही और थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं। आपको याद होगा मैंने कल आपको क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन कराया था जहां मैंने बोला भी था कि ट्रेन में ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, उनके चलने का समय बराबर करना है। शायद मैंने कल कराया था एक सवाल आपको कि उनके चलने का समय, और मैंने उस कॉन्सेप्ट को आपको डिफाइन भी किया था, याद है ना कल? तो उस पे ही एक दो क्वेश्चन आज मिलेंगे आपको। करेक्ट, ट्रेन सुबह 9 बजे पी से क्यू के लिए 60 की रफ्तार से चली। दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे, लो पहला ही क्वेश्चन आ गया। दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे क्यू से पी के लिए 75 की रफ्तार से चली। दोनों स्टेशन के बीच 585 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेंगी? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो कल मैंने डिटेल में समझाया भी, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया, सेम वही सवाल। जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा इसका जवाब। बस ध्यान क्या रखना है, उनके चलने का समय बराबर करना है। तो भाई मान लो दो स्टेशन है, ये दो स्टेशन है, इनको इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू। अब एक ट्रेन चली है सुबह 9 बजे पी से, सुबह 9 बजे पी से चली है किस रफ्तार से? 60 की रफ्तार से। दूसरी ट्रेन चली है सुबह 11 बजे और ये किस रफ्तार से चली है? ये चली है जी 75 की रफ्तार से। अब सवाल कहता है दोनों स्टेशन के बीच 585 किलोमीटर की दूरी है, 585 किलोमीटर। तो मैंने कल आपको बताया कि एक ट्रेन चली सुबह 9 बजे, दूसरी चली सुबह 11 बजे। तो जो ट्रेन 11 बजे चली है उसके चलने तक, उसके चलने तक पहली वाली ट्रेन कितनी दूरी चल चुकी है? ये 9 बजे चली है 11 बजे, तो मैंने कहा सपोज 11 बजे तक पहली वाली ट्रेन दौड़ते दौड़ते यहां तक आ गई होगी। जब तक दूसरी ट्रेन के चलने का समय हुआ, पहली ट्रेन दौड़ते 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 यहां तक पहुंच चुकी होगी। तो कितनी दूरी उसने ट्रेवल करी 11 बजे तक? तो 9 बजे से 11 बजे तक कितना समय होता है? 2 घंटे। तो 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी? 4 गुणा समय, यानी कि सर 120 किलोमीटर की दूरी तय करी, जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू नहीं किया। ये 9 बजे चली, ये 11 बजे। तो जब तक दूसरी ट्रेन खड़ी थी अपने स्टेशन पे, यही दौड़ती रही 60 की रफ्तार से 9 बजे से 11 बजे तक। 60 गुणा 2 घंटे, भाई 9 से 11 कितना समय होता है? 2 घंटे। तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर वो दौड़ चुकी है। तो 585 में से 120 गया, कितना आएगा सर? 465 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है उनके बीच। कितनी बचे? 465। भाई 585 में से 120 घटा दो, 465 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है। 465 बस लगा दो। तो 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस कितना है? 465 कहां से आया जी? टोटल 585 किलोमीटर की दूरी, 120 ये हो गई, तो 585 में से 120 घटा दो, ये 465 आएगा यहां से यहां। और सापेक्ष गति दोनों जगह जुड़ेगी, 60 और 75 कितना होता है? 135, है ना भाई? 60 और 75 कितना होता है? 135 गुणा समय। समय यहां घंटे में आएगा क्योंकि इसको मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया, इसको मैंने किलोमीटर में लिया। तो समय कितना आ जाएगा? 465 बटे 135। 15 निम्मा 135, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 31 बटे 9 घंटे। 31 बटे 9 घंटे को घंटे और मिनट में चेंज कर लो। आप कहोगे 9 तिया 27, 3 घंटे पूरे, 4 बटे 9 घंटे अलग से। और 4 बटे 9 घंटे को मिनट में चेंज कर लो। भाई 3 घंटे तो पूरे हो गए, 9 से डिवाइड किया आपने, फिर 9 तिया 27, कितना बचा? 4।
4/9 आवर अलग से। अब इसको आप किस में चेंज कर लो, इसको आप चेंज कर लो 60 से गुणा करके मिनट में। 3×3 = 9, 20×3 = 60, 20 चौकू 80/3। अब ये एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, लगभग 26 मिनट के आसपास कटेगा, लगभग 26×3 = 78 होता है ना, तो लगभग 26 मिनट के आसपास कटेगा। तो आपका जवाब आएगा 3 घंटे 26 मिनट। यानी कि 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद 3 घंटे 26 मिनट, 3 घंटे 26 मिनट इसमें आप जोड़ दोगे तो 2:26 पर ये लगभग आपस में मिल जाएंगी, लगभग 2:26 पर ये आपस में मिल जाएंगी। 120 कहां से आया? अरे भाई ये ट्रेन 9 बजे चली है, मैंने कहा 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक कितना समय होता है? 2 घंटे ही तो होता है। तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी होगी? चाल गुणा समय कर दो, चाल कितनी है? 60, समय कितना है? 2 घंटे, तो 60 दूनी 120 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा जयपुर से दिल्ली के लिए 2 रेलगाड़ी प्रातः 8:30 और 9 बजे रवाना होती हैं। इनकी रफ्तार क्रमशः 60 और 75 है। जयपुर से कितने किलोमीटर दूर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? जयपुर से एक 8:30 चली, एक चली 9 बजे, तो जयपुर से कितनी दूर वो मिली है? और दोनों एक दिशा में दौड़ रही हैं, समान दिशा में। कह रहे हैं ना जयपुर से दिल्ली की तरफ 2 ट्रेन चली हैं, ऐसे नहीं है दूसरी दिल्ली से जयपुर आ रही है, दोनों ही जयपुर से दिल्ली चली हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये जयपुर है और ये दिल्ली है। एक ट्रेन चली है सुबह 8:30 और एक ट्रेन चली है सुबह 9 बजे। 8:30 वाली की रफ्तार है 60 और 9:30 वाली की रफ्तार है 75। अब सवाल कहता है जयपुर से कितनी दूर वो चली। अब बड़े गौर से आप सुनना, पेन को साइड में रख दो, जरा गौर से सुनना। एक ट्रेन जो 8:30 चली, एक ट्रेन जो 9 बजे चली, क्या जब तक दूसरी ट्रेन चली होगी 9 बजे वाली, 8:30 वाली ट्रेन कितनी दूरी यहां से जा चुकी होगी? 8:30 वाली कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया? तो आप कहेंगे सर भाई आप बड़ा प्रैक्टिकल सोचो ना, आप स्टेशन पे गए, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपकी ट्रेन 8:30 है और अगर वो छूट गई तो दूसरी ट्रेन 9 बजे आएगी। अब अकस्मात आपकी ट्रेन छूट गई आपसे 8:30 वाली, तो आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा जब तक दूसरी ट्रेन 9 बजे। ऐसा थोड़ी है कि आपकी ट्रेन छूट गई तो रेलवे डिपार्टमेंट ने तुरंत दूसरी ट्रेन लगा दी, भाई इसकी ट्रेन छूट गई बैठा के भेजो इसको। आपको वेट करना पड़ेगा 9 बजे तक। यानी कि 8:30 या तो आप टाइम से आते हो 8:30 वाली में निकल जाते, अब 8:30 वाली आपसे छूटी तो 9 बजे तक वेट करना है, यानी कि आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा स्टेशन पे। और क्या उस आधे घंटे में जो ट्रेन 8:30 चली थी वो दौड़ती रही होगी? तो 8:30 से 9 बजे तक उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी जब तक आपकी ट्रेन जो 9 बजे वाली है उसने चलना शुरू किया? तो 8:30 से 9 बजे तक कितना समय होता है? आधा घंटा। कितना समय होता है बच्चा? आधा घंटा। तो इस आधे घंटे में इस वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी है? तो आप कहेंगे 60 गुणा आधा, यानी कि सर 30 किलोमीटर की दूरी। तो जब तक 9 बजे होंगे, जब तक ये ट्रेन ने चलना शुरू किया होगा, तब तक ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। ये रफ्तार जो 60 की रफ्तार से दौड़ रही है, ये 8:30 से 9 बजे तक 30 किलोमीटर दौड़ चुकी होगी। यानी कि जब 9 बजे, जब 9 बजे है, 9 बजे टाइम शुरू हुआ, जब 9 बजे का टाइम शुरू हुआ, 9 बजे के बाद अब उनके बीच की दूरी कितनी है? अब उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। तो डीएसटी का रूल लगा दो, सेम डायरेक्शन में कितनी है उनके बीच की दूरी? 30 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति घटेगी 75 - 60, 15 गुणा टाइम। तो कितने समय में ये ट्रेन पकड़ लेगी इसको? सर 15 दूनी 30, 2 घंटे में पकड़ लेगी। 2 घंटे में ये जो ट्रेन यहां से चली है उसे पकड़ लेगी। और सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है जयपुर से कितनी दूरी पर पकड़ेगी।
जयपुर से कितनी दूरी तक, जयपुर से कितनी दूरी, अगर आपसे कहेगा जयपुर से दूरी, जयपुर से दूरी, तो जयपुर से कौन सी ट्रेन ने चलना शुरू किया है 9 बजे, 9 बजे तो सर इसने चलना शुरू किया, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड है 75 और 2 घंटे में पकड़ लेगी, तो सर जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। जयपुर से 150 किलोमीटर। सबसे पहले आपने क्या निकाला कि 8:30 बजे से 9 बजे तक एक ट्रेन आधा घंटा चली है, आधे घंटे में उसने 30 किलोमीटर का गैप बना दिया। जब ट्रेन 9 बजे वाली अपनी स्थान से चली तब उनके बीच 30 किलोमीटर की दूरी थी। मैंने डीएसटी का रूल लगाया, सापेक्ष गति सेम डायरेक्शन में घटाई, समय आ गया 2 घंटे। यानी कि जयपुर से 2 घंटे के बाद ये ट्रेन इसे पकड़ लेगी। तो सवाल कह रहा है जयपुर से कितनी दूरी, तो जयपुर से कौन सी ट्रेन चली है 9 बजे, 75 वाली, तो 75 गुणा 2 यानी कि जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर उसे पकड़ लेगी। एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कितने बजे, ये मैं अलग से आपसे पूछ रहा हूं कि कितने बजे वो ट्रेन पकड़ी जाएगी, पहले वाली ट्रेन कितने बजे। तो आप कहेंगे सर 9 बजे के बाद की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, तो 9 बजे के 2 घंटे बाद, यानी कि सर 11 बजे, 11 बजे वो ट्रेन पकड़ी जाएगी 11 AM। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये जो हो रहे हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जरा। बताइए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 बजे। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर सुबह 8 बजे चली है 60 की रफ्तार से। कह रहा दोनों के बीच कहीं स्थान सी पर 10 बजे वो मिली है, तो ए से सी और बी से सी की दूरी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो इसमें कोई टाइम बराबर नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना मैं आपको समझाता हूं। ये भैया मैंने लाइन खींच दी, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। सवाल कहता है एक ट्रेन सुबह 7 बजे चली है 50 की रफ्तार से। देखो ये ट्रेन चली है सुबह 7 बजे और कितनी रफ्तार से, 50 की रफ्तार से। अब कह रहा दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे चली है 60 की रफ्तार से और वो चली है बी से ए, अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में सुबह 8 बजे चली है और किस रफ्तार से चली है, ये चली है 60 की रफ्तार से। यही सवाल है। कह रहा है दोनों कहीं बीच स्थान पर, कहीं बीच, ऐसा नहीं बिल्कुल बीचों बीच, कहीं बीच स्थान पर सुबह 10 बजे मिली। मान लो मैंने कहा कि वो कहीं यहां पर मिली है और ये पॉइंट है सी और ये 10 बज गए, 10 बजे दोनों आपस में मिली है। कह रहा है बताओ ए से सी और बी से सी की दूरी का रेशो। इसमें कोई टाइम बराबर नहीं करना। आप ऐसा सोचो, ये ट्रेन सुबह 7 बजे चली और 10 बजे यहां पहुंच गई, तो कितने घंटे इसने ट्रेवल किया होगा। 7 बजे से 10 बजे तक इसने तो 3 घंटे ट्रेवल किया होगा। ये ट्रेन सुबह 8 बजे चली और 10 बजे यहां पहुंच गई, इसने तो 2 ही घंटे ट्रेवल किया होगा। एक ट्रेन ने 3 घंटे ट्रेवल किया, एक ट्रेन ने केवल 2 घंटे ट्रेवल किया। एक की रफ्तार 50, एक की रफ्तार 60, तो क्या दूरी नहीं निकाल सकते आप। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है बच्चा, यहां से यहां तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे चाल गुणा समय 50 गुणा 3, और अगर मैं बी से सी तक की दूरी आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे चाल गुणा समय 60 गुणा 2। तो क्या रेशो आ जाएगा, 150 और 120। 3 चौकू 12, 3 पंजू 15, कितना आ गया, 5-4 का रेशो है, 5-4। ओके, ये सवाल करिए। मुझे एक बात बताना, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूं। मैं हिंट भी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैंने अगर हिंट दे दिया तो फिर आप समझ जाओगे। मैं नहीं दूंगा हिंट आपको।
हालांकि मैंने ऐसा बोलकर हिंट दे दिया आपको, मैं नहीं दूंगा हिंट। एक ट्रेन शहर ए से बी 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में जाती है। यदि ट्रेन उसी समान गति से चलती है तो सी से डी 720 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी? बोलो। यस, हरिओम यादव, वेरी गुड, सबसे पहले आपका जवाब आया। अब तो आ गया, अब तो बहुत सारे बच्चों का आ गया, सबसे पहले हरिओम का जवाब आया। यस, कि सर यहां पर चाल कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट है। सवाल को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए आपको। ए से बी 180 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं। कह रहा है अगर उसी समान गति से चलती रहे, सेम स्पीड से अगर वो चलती रहे, तो सी से डी 720 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? स्पीड चेंज ना करे तो स्पीड हमारी क्या हो गई? स्पीड हमारी कांस्टेंट हो गई। बच्चे अगर स्पीड कांस्टेंट है, दुनिया जानती है जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, दूरी का जो रेशियो होगा, वही रेशियो वही रेशियो किसका हो जाएगा? सेम रेशियो टाइम का हो जाएगा, पलटेगा नहीं। रेशियो पलटता किस केस में है? जब दूरी समान होती है। तो जो रेशियो चाल का होगा, समय का रेशियो पलट जाएगा। बाकी जो बचे हुए दो रेशियो हैं, चाहे टाइम कांस्टेंट चाहे स्पीड कांस्टेंट, रेशियो सेम रहते हैं, रेशियो पलटते नहीं है। तो यहां समय पहला कितना लग रहा था? 3 घंटे। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 घंटे, बाद में कितना लगेगा? 4 × 3, यानी कि 12 घंटे। तो 720 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चा? 12 घंटे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं थोड़ा सा रेस रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। रेस से संबंधित प्रश्न। बच्चे रेस से क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, दो तरीके से। एक तो पूछा जाता है रैखिक, जिसको क्या कहते हैं? लीनियर रेस। और एक पूछा जाता है वृत्ताकार, वृत्ताकार जिसे कहते हैं सर्कुलर। एक है रैखिक दौड़, एक है आपका वृत्ताकार दौड़। एक है लीनियर, एक है सर्कुलर। दोनों के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं अपने, मैं आपको समझा देता हूं। कि बात जब रैखिक दौड़ की आएगी, जब बात लीनियर रेस की आएगी, तो लीनियर रेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे? कि भैया वो सीधी रेस होगी। सबसे पहले याद रखो, मान लो आपको 100 मीटर की दौड़ करनी है, 200 मीटर की करनी है, और सीधा रोड है, तो रोड पे सीधी दौड़ जो होती है उसको कहते हैं रैखिक, यानी कि लीनियर। ठीक है, अब इसमें केस क्या बनते हैं? इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ये क्या है? ये एंड पॉइंट है, जिसको फिनिश लाइन भी बोलते हैं। अब हुआ क्या, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट की ही बात करते हैं। हुआ क्या कि बी को ए बी को 10 मीटर की 10 मीटर की शुरुआत देता है। कुछ टर्मिनोलॉजी मतलब लाइंस है जिनको आपको समझना है। ए शुरुआत देता है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखो, ए गिव्स अ 10 मीटर स्टार्ट टू बी। ए गिव्स अ 10 मीटर स्टार्ट टू बी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चा? इस लाइन का मतलब हुआ कि मान लो अगर ये रेस है और ए खड़ा है यहां पर, तो वो बी से पता है क्या बोलेगा? वो बी से कहेगा एक काम कर, 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। आप भी कभी कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो ना, आपको पता है कि मैं तेज दौड़ता हूं, पूरा भरोसा है, दूसरे वाले से लग गई शर्त, और आप इतने कॉन्फिडेंस में थे, आपने उससे कहा ठीक है एक काम कर, थोड़ा सा आगे खड़ा हो जाए, तब भी तुझे हरा दूंगा मैं। तो वो होता है स्टार्ट। तो क्या होता है? स्टार्ट। ए बी को शुरुआत देता है ना? तो ए ने कहा बी से कि एक काम कर, 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। तो ये होता है ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देना। मान लो 100 मीटर की दौड़ है टोटल,
तो ए को कितना दौड़ना पड़ेगा, ए को तो पूरा 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, बी को तो केवल 100 में से 10 मीटर तो वैसे ही आगे आके खड़ा हो गया, बी को तो 90 मीटर दौड़ना है, बस बी को तो 90 मीटर दौड़ना है। अब अगर मैंने आपसे कहा, एक और पॉइंट बना, मैंने आपसे कहा ए बी को 5 सेकंड 5 सेकंड की शुरुआत देता है, ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। इस लाइन से क्या मतलब है, ए गिव्स अ 5 सेकंड स्टार्ट टू बी, ए गिव्स अ 5 सेकंड स्टार्ट टू बी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ कि ए ने कहा बी से, बी ने भी यहीं से दौड़ना शुरू किया। पिछले केस में तो ए ने उससे बोला आगे खड़ा हो जा, लेकिन इस बार ए ने क्या बोला कि मैं खड़ा हूं और एक काम कर दौड़। ऐसे करते हैं ना हम बच्चों बच्चों के साथ, जब दौड़ते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो हम खड़े हो जाते हैं, हम उसे कहते हैं रेस लगाएगा, बच्चा है उनका ठीक है लगाओ, तो हम उसे कहते हैं ठीक है दौड़ना शुरू कर दो। जब उसको दौड़ते दौड़ते 5 सेकंड हो जाएंगे, फिर आप दौड़ना शुरू करते हो। तो यानी कि आपने दौड़ना तो सेम पॉइंट से शुरू किया, लेकिन उसको 5 सेकंड पहले आपने दौड़ने को बोल दिया। तो उसका मतलब होता है ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, यानी कि ए यहां पे है, बी यहां पे है। तो 5 सेकंड बाद हम कहेंगे, 5 सेकंड बाद ए दौड़ना शुरू करता है, ए दौड़ना शुरू करता है। एक पॉइंट हो गया ये, ठीक है। एक पॉइंट आता है डेड हीट, डेड हीट, इसको हिंदी में भी डेड हीट ही बोलो, डेड हीट। डेड हीट क्या होता है, आपने बड़ा देखो, आप सभी लोग धावक हो, सभी लोग दौड़ने वाले बच्चे हो, कोई आर्मी की तैयारी करता होगा अब से पहले, किसी ने जीडी की ही तैयारी की होगी, या किसी ने और किसी की भी तैयारी की होगी, तो ये वर्ड सबने सुना होगा, डेड हीट। डेड हीट पे रेस खत्म हुई, डेड हीट पे रेस खत्म हुई, इसका मतलब क्या है, डेड हीट पे रेस खत्म होने का मतलब है कि रेस बराबरी पर खत्म हुई, बराबरी पर खत्म हुई, कोई भी जीता नहीं है, कोई भी हारा नहीं है। दो लोगों ने दौड़ना अगर शुरू किया और दोनों ने बिल्कुल सेम पॉइंट पे एंड किया, सेम टाइम पे एंड किया, उसको कहते हैं डेड हीट पर रेस खत्म होना, यानी कि बराबरी पर रेस खत्म होना, ठीक है। एक पॉइंट आता है, लीनियर रेस में ज्यादा पॉइंट है, रैखिक दौड़ में ज्यादा पॉइंट है, सर्कुलर में तो वही सापेक्ष गति जो आपने पढ़ा है ना, सर जो वृत्ताकार दौड़ होगी ना, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, शुरुआती बिंदु पर मिलना, कहीं रास्ते बीच में मिलना, बाकी सब सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड है। इसमें थोड़े से पॉइंट हैं समझने वाले। अब एक पॉइंट और बन के आया, देखो ये तो हो गए शुरू वाले पॉइंट कि शुरुआत देता है। अब फिनिश की बात आ जाती है। फिनिश की बात कैसे आती है कि मान लो मैंने बोला ए बी को ए बी को 10 मीटर से हराता है, ए 10 मीटर से हराता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ए बीट्स, BEATS, ए बीट्स बी बाई 10 मीटर, ए बीट्स बी बाई 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर से उसने थपेड़े लगाए बी में, चांटे लगाए उसने 10 मीटर से, ए बीट्स बी बाई 10 मीटर। उसका मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर ए यहां पहुंच चुका था, उस पॉइंट पर बी उसके 10 मीटर पीछे रह गया, बी उससे 10 मीटर पीछे रह गया। जब ए ने रेस को फिनिश किया, जब ए ने रेस को फिनिश किया, तो भाई साहब बी उससे 10 मीटर पीछे रह गया था। कितना मीटर, 10 मीटर पीछे रह गया था। बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट बनता है ए बी को 5 सेकंड से हराता है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, ए बीट्स बी बाई 5 सेकंड, ए बीट्स बी बाई 5 सेकंड।
ए बीट्स बी बाई 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचा तो बी उसके इतने पीछे था कि उसको फिनिश लाइन पर पहुंचने में, बी को फिनिश लाइन पर पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे। अगर वो कहेगा ए बीट्स बी बाई 5 सेकंड या ए बी को 5 सेकंड से हराता है, इसका मतलब है जब ए फिनिश लाइन पर पहुंच गया तो बी उससे उतने पीछे था कि भैया उसको 5 सेकंड और लगेंगे उस तक पहुंचने, फिनिश लाइन तक पहुंचने। इन दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड कहता हूं मैं। अब ए बी को ए बी को 10 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। ये बड़ा पॉपुलर है, ये स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर है कि ए बी को 10 मीटर या फिर 5 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी को 10 मीटर या फिर 5 सेकंड से, इसका मतलब ये हुआ कि जब ए फिनिश लाइन तक पहुंचा, जब ए फिनिश लाइन तक पहुंचा तो बी उससे 10 मीटर पीछे था, और बी उससे 10 मीटर पीछे था, और बी को इस पॉइंट से फिनिश तक जाने में 5 सेकंड और लगेंगे। यह है इस लाइन का मतलब कि ए बी को 10 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। इसका मतलब है जब ए फिनिश लाइन तक पहुंचा तो बी 10 मीटर पीछे रह गया, और जब बी 10 मीटर पीछे था तो बी को वहां से एंड पॉइंट तक जाने में 5 सेकंड और लगेंगे। क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं कि बी को 10 मीटर जाने में 5 सेकंड लगेंगे? जरा बुद्धि पे जोर डाल के बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो बी बंदा पीछे रह गया, इसको 10 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड लगेंगे? तो क्या यहां से बी की रफ्तार में निकाल सकता हूं? क्या इस क्वेश्चन से जिसमें ये दे रखा हो 10 मीटर या 5 सेकंड, इतने मीटर या उतने सेकंड, तो वहां से जो बंदा पीछे रह गया उसकी स्पीड बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, दूरी बटे समय, 2 मीटर पर सेकंड, बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे जो लीनियर रेस में आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। कह रहा 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? दरअसल ये क्वेश्चन आप देखो, इन्हें हम रेशियो मेथड से करेंगे। इन्हें हम किससे करेंगे? रेशियो मेथड से। उसने बोला है 1500 मीटर की टोटल दौड़ है, एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है, तो एक्स और वाई की दूरी का रेशियो लेंगे। कह रहे जेड, जो यही एक्स है, यही एक्स जेड को 240 मीटर से हराएगा, तो कह रहा है बताओ वाई जेड को कितने मीटर से हराएगा। एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। बच्चा कहेगा कि सर एक्स वाई को 100 मीटर से हराएगा और वही एक्स जेड को 240 मीटर से हराएगा, तो वाई और जेड का पूछा है तो 240 और 100 का डिफरेंस ले लो, 140 आ जाएगा। सर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूं। देखिए जरा, ये 1500 मीटर की दौड़ है, ये 1500 मीटर की दौड़ है बच्चा। जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचा तो कह रहा है वाई को 100 मीटर से हराया, यानी कि वाई जब एक्स फिनिश लाइन पर पहुंचा तो वाई उससे 100 मीटर पीछे था, और सवाल कह रहा है इसी एक्स ने जेड को 240 मीटर से हराया, यानी कि जब एक्स फिनिश लाइन पर पहुंचा तो जेड उससे 240 मीटर पीछे था। यहां से यहां का गैप 240 मीटर है। आप लोग क्या कह रहे हो? आप लोग ये कह रहे हो कि वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि सर वाई यहां पे है, जेड यहां पे है, यहां से यहां तक की दूरी 240, यहां से यहां तक की 100, तो सर 240 में से 100 घटा दो, ये 140 आ जाएगा। यही कहना चाह रहे हो आप, लेकिन आप कह रहे हो गलत। पता है क्यों? ये पूरी रेस की बात कर रहा है। कह रहा है उसी रेस में
उसी रेस में, यानी कि पूरे 1500 मीटर की दौड़ में। आपने तो यही बोल दिया कि वाई अभी यहां पे खड़ा हुआ है या यहां पे दौड़ता दौड़ता इस पॉइंट पे है, और जेड दौड़ता हुआ इस पॉइंट पे है। इन दोनों का डिफरेंस 140 है इस पॉइंट पे। जब वाई फिनिश करेगा, जब वाई पूरी 1500 मीटर जाएगा, तब जेड कितने पीछे है उससे, ये पूछा सवाल ने। क्या इस पॉइंट पे वाई ने रेस कंप्लीट की? क्या जब वाई इस पॉइंट पे था, क्या रेस कंप्लीट हो गई थी वाई के हिसाब से? नहीं, वाई को भी 100 मीटर और आगे भागना है। जब वाई यहां पहुंचेगा, तब जेड उससे कितने पीछे है, ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा है। आपने जो डिफरेंस बताया वो इसी पॉइंट का बता दिया। अभी तो रेस कंप्लीट ही नहीं हुई, एक्स ही पहुंचा है वहां, अभी तो वाई को भी पहुंचना है वहां। तो जब वाई वहां पहुंचेगा तो जेड उससे कितने पीछे था। अब आप समझे कि ये डिफरेंस आप 140 नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है ऐसा बोलना। हो सकता है आपका आंसर 140 ही आए, लेकिन यहीं से बोलना बहुत गलत है और बहुत जल्दबाजी है। करते क्या है फिर सर, सबसे पहले एक्स और वाई का रेशियो ले लो। एक्स और वाई का रेशियो, सवाल क्या है, 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। मतलब जब एक्स 1500 मीटर गया तो वाई को 100 मीटर से हराया, तो वाई कितने मीटर गया होगा, 100 मीटर हटा दो, वाई गया होगा 1400। जिस पॉइंट पर एक्स ने पूरा 1500 मीटर तय किया, उस पॉइंट पर वाई ने 1400 किया होगा, क्योंकि 100 मीटर से हारा है। एक्स और वाई का रेशियो आ गया 15-14। अगर मैं वाई और जेड का रेशियो आपसे पूछूं, मैंने कहा वाई और जेड का रेशियो और बता दो, नहीं वाई और जेड का नहीं, एक्स और जेड का ही, तो एक्स और जेड का ही रेशियो बता दो। सवाल कह रहा है एक्स ने जेड को 240 से हराया है, एक्स ने जेड को, तो जब एक्स पूरा 1500 गया तो जेड 240 कम कर दो, ये आ गया 1260। 0 0, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ये आ गया एक्स और जेड का रेशियो। ठीक है, अब इनका कंबाइंड रेशियो बना लो आप, जो कॉमन है उसे बीच में रख लो, एक तरफ y रख लो, एक तरफ z रख लो। ये आप जानते हैं, x और y का रेशियो कितना है, 15-14, और x और z का कितना है, x के नीचे 25 लिखो और z के नीचे 21। जानते हैं कि नहीं भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15 एकम 15, हासिल का 1, 15 दूनी 30 और 1 31। सीधी मल्टीप्लाई करो, 15 5 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 7 35। ये रेशियो एक्स वाई जेड का आएगा। 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 तिया 15। ये रेशियो आ गया कितना, 63, 75 और 70। 63, 75 और 70। तो सवाल कहता है उसी रेस में वाई जेड को कितने मीटर से हराएगा। तो हमें वाई और जेड से मतलब है, वाई और जेड से। हमें किससे मतलब है बच्चा, केवल और केवल वाई और जेड से मतलब है। तो भैया आप देखो, जब वाई 70 मीटर की दौड़ जाता है, जब वाई 70 मीटर की दौड़ जाता है, तो वो जेड को कितने मीटर से हराता है, 7 मीटर से। क्योंकि जब वाई 70 मीटर गया तो जेड वहां पर 63 मीटर पे था, तो जब वाई 70 मीटर गया तो जेड 63 पे था, तो 7 मीटर से हरा दिया। हमें कह रहा है पूरी रेस में, तो 1 मीटर की रेस में 7/70, यानी कि 1/10 से हराएगा। पूरी रेस 1500 की है, तो 1500 मीटर की रेस में तो आप कहेंगे 1/10 गुणा 1500, यानी कि सर 150 मीटर से हराएगा। कितने मीटर से बच्चे, 150 मीटर से हराएगा। 150 मीटर से। आपको एक्स वाई और एक्स जेड का रेशियो लेकर कंबाइंड रेशियो एक्स वाई जेड का लेना है, और फिर देखना है कि उसने बोला वाई जेड को कितने मीटर से। तो इस रेशियो में वाई जब 70 मीटर है तो जेड 63 है, यानी कि जब वाई 70 मीटर गया तो उसने जेड को 7 मीटर से हरा दिया। तो 1 मीटर में 1/10 से हराएगा, तो पूरे 1500 मीटर में 150 मीटर से हराएगा, पूरे 1500 मीटर में। तो वो जल्दबाजी थी जो आप 140 कह रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन और होगा मेरे पास, इस पे आएंगे जरा। नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन, था
यही है क्या? इस सवाल को देखिए, सवाल है 1547 मीटर की दौड़ में अर्जुन 78 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, और जबकि कर्ण 91 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। तो अर्जुन ने कर्ण को कितनी दूरी से हराया? पहले ये बताओ, इस रेस में हारा कौन है? इस पूरी रेस में हारा कौन है? आप कहेंगे सर इस पूरी रेस में अर्जुन नहीं कर्ण हारा है। कौन हारा है? कर्ण। क्योंकि भैया ये रेस थी, और ये कितनी 1547 मीटर की रेस है, और यहां पर अर्जुन पहुंच गया है 78 सेकंड में, और कर्ण अभी पीछे है। कर्ण पीछे है क्योंकि वो लास्ट पॉइंट पे 91 सेकंड में पहुंचा है। आप मुझे बताओ, अर्जुन ने कर्ण को कितने सेकंड से हराया? अर्जुन 78 सेकंड में पहुंचा है, कर्ण पहुंचा है 91 सेकंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि अर्जुन ने कर्ण को 13 सेकंड से हराया? अर्जुन ने कर्ण को 13 सेकंड से हराया। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिस पॉइंट पर अर्जुन अपने फिनिश लाइन पर पहुंच चुका था, कर्ण उससे पीछे रह गया? कर्ण उससे पीछे रह गया। जिस पॉइंट पर अर्जुन अपने एंड पॉइंट पर पहुंचा, कर्ण उससे पीछे था। और कितने सेकंड पीछे था? सर उस कर्ण को अभी और वहां पहुंचने में 13 सेकंड और लगेंगे। भाई अर्जुन ने 78 सेकंड में फिनिश लाइन पर पहुंच गया, 78 सेकंड में कर्ण यही था अभी, तो कर्ण को और 13 सेकंड लगे एंड पॉइंट पर पहुंचने में, तभी उसका 78 और 13 91 सेकंड समय आया। यानी कि कर्ण को अभी 13 सेकंड और लगे। अब आपसे कह रहा है अर्जुन कर्ण को कितनी दूरी से हराएगा, यानी कि ये डिस्टेंस आपको पता करनी है कि भैया ये दूरी कितनी है। अब इसे पता करने के लिए क्या मैं कर्ण की रफ्तार पता कर लूं? कर्ण की चाल कितनी है? अगर मुझे कर्ण की चाल पता चल गई, समय हमें मिल गया 13 सेकंड, तो गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये दूरी कितनी है। मिला आइडिया थोड़ा सा? हमें कर्ण की रफ्तार पता करनी है, हमें पता है कर्ण का समय 91 सेकंड है, और दूरी है 1547। तो कर्ण की स्पीड कितनी आ जाएगी? दूरी 1547 बटे कर्ण का समय 91, 91 सॉरी, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, ये आएगा 17। यानी कि 17 मीटर पर सेकंड कर्ण की स्पीड आ गई। कर्ण की स्पीड कितनी आ गई बच्चे? 17 मीटर पर सेकंड। मतलब इस पॉइंट से यहां जाने के लिए कर्ण को 13 सेकंड और चाहिए, और कर्ण की रफ्तार है 17 मीटर पर सेकंड। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? सपोज मैंने इसको डी माना, तो आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम, और कर्ण की स्पीड है 17, कर्ण को 13 सेकंड और लगेंगे, 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चा? 221 मीटर की दूरी है। कितनी है? 221 मीटर की दूरी। बात क्लियर है? बताइए। हाँ, 13 की डिविजिबिलिटी भी लगा सकते हो, लेकिन एडवांस सोचना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा। इसको बताइए जरा, सभी लोग बताएंगे बच्चे। कह रहा है 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड, ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया। 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है, तो राम की स्पीड क्या है? राम की स्पीड क्या होगी? अगेन हम ये डिजाइन करेंगे क्वेश्चन कि भैया राम जब एंड पॉइंट पर था, टोटल 1200 मीटर की दौड़ है, तो श्याम उससे पीछे रह गया, और कितने मीटर पीछे रह गया? 200 मीटर पीछे रह गया सर। उसने बोला ना 200 मीटर या 20 सेकंड, यानी कि श्याम को यहां से यहां जाने में अभी 20 सेकंड और लगेंगे। जो लोगों को यह लगता है टाइम हो गया, प्लीज आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपका समय 1 घंटा ही है पढ़ने का। मेरा अभी आधे घंटे और पढ़ाने का मन है, तो प्लीज अभी सुन लो। जो लोग ये टाइप भी कर रहे होंगे ना, या करेंगे कि टाइम हो गया,
प्लीज आप छोड़कर चले जाइए क्लास, मैं 10:30 बजे तक पढ़ाऊंगा। ओके, मत करना टाइप आप, क्योंकि आपके टाइप करने से भी मैं नहीं रुकूंगा। चलिए, मैंने क्या बोला कि शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है। तो शाम को अभी 200 मीटर और जाना पड़ेगा और उस 200 मीटर को जाने में 20 सेकंड लगेंगे। तो क्या आप शाम की रफ्तार बता सकते हो? क्या आप शाम की, भाई इस शाम को, क्या इस शाम की रफ्तार बता सकते हैं? सर दूरी बटे टाइम। तो शाम की दूरी कितनी है? 200 मीटर जाने में उसको 20 सेकंड और लगते हैं सर, 10 मीटर पर सेकंड। ये शाम की रफ्तार आ गई, ये शाम की रफ्तार आ गई बच्चे। अब राम के बारे में बात करते हैं, राम के बारे में। या फिर मैं एक कांस्टेंट रिलेशन आपको बताऊं जरा, आप मुझे बताना जरा कि जिस पॉइंट पर राम एंड पर पहुंच गया, जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर राम ने पूरी 1200 मीटर की दौड़ कंप्लीट की, उस पॉइंट पर श्याम कितनी दूरी तय कर चुका था? जिस पॉइंट पर राम पूरी 1200 मीटर गया, उतने समय में श्याम कितनी दूरी तय कर चुका था? 1200 में से 200 घटा दो सर, उस समय में तो श्याम ने 1000 मीटर ही दूरी तय करी थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब जितने समय में राम ने पूरी 1200 मीटर कंप्लीट करी, उतने समय में श्याम ने 1000 मीटर करी होगी? तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर समय बराबर है। तो समय बराबर की कंडीशन अगर मैं लगाता हूं, तो समय बराबर की कंडीशन में क्या होगा कि राम 1200 मीटर जाएगा, उतने समय में श्याम केवल 1000 मीटर ही जाएगा। इनका दूरी का रेशियो कितना हो गया? 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का हो जाएगा। वही रेशियो किसका हो जाएगा बच्चा? चाल का हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा। तो यहां पर हमें श्याम की स्पीड मिल गई 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10, एक की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10। तो राम की स्पीड कितनी हो गई? 12। राम की स्पीड कितनी है? 12। ठीक है, ये देखो लीनियर रेस, रैखिक दौड़ है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। चलिए, ये सवाल बताएंगे जरा। कह रहा है 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। तो ए की चाल और बी की चाल का रेशियो 2:1 है, तो बी की चाल क्या है? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि मान लो अगर एक बच्चा है, वो दूसरे से कहता है ठीक है तू दौड़ना शुरू कर, 5 सेकंड बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। तो पहले वाले ने जिस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, दूसरे वाला भी उसी पॉइंट से दौड़ना शुरू करेगा। बस डिफरेंस क्या है कि वो उसको समय की बढ़त दे रहा है। दौड़ना तो उसी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं दोनों, बस वो कह रहा है कि 5 सेकंड पहले दौड़। अब हुआ क्या कि मान लो मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, ये बात सब जानते हैं, आप भी इस बात को एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो तो वहम को दूर कर लेना कभी भी। तो मैंने कहा कि मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं और ये बात सत्य है 100%। अब हुआ क्या कि हम दोनों ने, तुमने वहम दूर करने के लिए कहा कि सर दौड़ लगा के देख लो, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। हम दोनों पहुंच गए ग्राउंड में। अब ग्राउंड में मैं खड़ा हूं और मैंने तुमसे कहा ठीक है 600 मीटर की दौड़ हम शुरू करेंगे, 600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है हमें। तुमने कहा ठीक है। अब ये मूवी, ये इमेज दिमाग में क्रिएट करते रहना। 600 मीटर की दौड़ मारने का हमारा शर्त लगी। अब मैंने तुमसे कहा ठीक है तुम दौड़ना शुरू करो। अरे नहीं नहीं सर, बराबर टाइम पे दौड़ेंगे। अरे मैंने कहा दौड़ो तो सही, हमारा वहम दूर करना है। तो तुमने, मैंने तुम्हें 5 सेकंड पहले दौड़ा दिया, 5 सेकंड तक मैं ऐसे ही खड़ा रहा। जब तुम्हें दौड़ते दौड़ते 5 सेकंड हो गए, उसके बाद मैंने दौड़ना शुरू किया और फिर भी तुम्हें 20 सेकंड से हरा दिया। यानी कि तुम मुझसे 5 सेकंड पहले दौड़े और मैं तुमसे इतनी स्पीड से तुम्हारी बराबर से निकला कि मैं तुमसे 20 सेकंड पहले पहुंच गया। मैं तुमसे 20 सेकंड पहले पहुंच गया।
सम्मान समारोह में देखो, सम्मान समारोह में चलने का तो हमारे पास जगह होती नहीं है यार। सम्मान समारोह में बच्चे ऐसा घेर लेते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं कि पैंट ऊपर करने की भी जगह नहीं मिलती हमें। अरे भाई रुक तो सही, पैंट तो थामने दे, इतनी भीड़ ऐसे घेर लेती है। तो वहां नहीं, ये अब वहम दूर तो कर दिया तुम्हारा मैंने, है ना, कि मैं तुमसे 20 सेकंड पहले पहुंच गया, 5 सेकंड बाद मैंने तुमसे दौड़ना शुरू किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरा और तुम्हारा समय का डिफरेंस कितना है, मेरे और तुम्हारे टाइम का डिफरेंस कितना है, ये बात जरा मुझे बता दो, बताइए। मेरे और तुम्हारे टाइम का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं। 25 सेकंड है, क्योंकि भैया मैंने 5 सेकंड बाद दौड़ शुरू की और तुमसे मैंने 20 सेकंड पहले कंप्लीट कर दी, तो मेरे और तुम्हारे टाइम का डिफरेंस होगा 5 सेकंड और प्लस 20 सेकंड। 25 सेकंड ज्यादा लिया है तुमने मुझसे, तुमने मुझसे 25 सेकंड ज्यादा लिया। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने भी 600 मीटर दौड़ी, तुमने भी 600 मीटर दौड़ी, क्या दोनों का डिस्टेंस बराबर है, क्या मेरा और तुम्हारा डिस्टेंस बराबर है कि नहीं। 600 मीटर दोनों ही दौड़ी है, दोनों ने 600 मीटर दौड़ी है, तो क्या डिस्टेंस हम दोनों का कांस्टेंट है कि नहीं, बोलिए, क्या हम दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारी चाल का रेशियो कितना है, हमारी चाल का रेशियो है 2:1। तो भैया टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, पलट दो, 1:2 हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। यानी कि ये अगर ए का टाइम है तो ये बी का टाइम है, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट। और सवाल के अकॉर्डिंग हमने कह दिया डिफरेंस 20 और 5 25 सेकंड है। कितना है, 25 सेकंड। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेकंड। यानी कि पहले वाले बंदे को 25 सेकंड लगे हैं, तो 600 मीटर की दौड़ में 25 सेकंड लगे हैं। उसने बी की चाल पूछी है ना, तो समय भी बी का ही निकालो फिर। 2 यूनिट की वैल्यू 50 सेकंड। उसने बी की रफ्तार पूछी है तो समय भी हम बी का निकालेंगे। तो बी को 50 सेकंड लगे 600 मीटर जाने में, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, दूरी 600, समय 50, डिवाइड करेंगे 12 मीटर पर सेकंड। कितना, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, 12 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं वृत्ताकार दौड़ के बारे में। सर्कुलर रेस टॉपिक है, सर्कुलर रेस। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें ज्यादा थे, इसमें तो लगभग ये मानो कुछ है ही नहीं। वृत्ताकार दौड़ सबसे आसान टॉपिक है। सर्कुलर रेस क्या होता है कि आपको 400 मीटर का, 200 मीटर, 200 तो शायद नहीं होता है, 400 मीटर 800 मीटर के आपने ग्राउंड देखे होंगे अपने गांव में, जहां आप रनिंग प्रैक्टिस करते हो, रोज करते हो ना रनिंग प्रैक्टिस। तो भैया ऐसा मानो कि आपका एक ट्रैक है गांव में, ये रहा सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक आपके गांव में है, और यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये कितने मीटर का है, सपोज मैंने कहा 400 मीटर का है, ये 400 मीटर का ट्रैक है आपके गांव में, पता नहीं कितने मीटर का है, होगा जितने का भी, ये सर्कुलर ट्रैक 400 मीटर का है। अब कोई व्यक्ति अगर यहां से दौड़ना शुरू करता है, कोई व्यक्ति यहां से दौड़ना शुरू करता है, दो लोग हैं, दोनों लोगों ने एक दिशा में दौड़ना शुरू किया। अब उनके आपस में मिलने के कितने केस बन सकते हैं, अब उनकी स्पीड अलग अलग है, ए की चाल अलग है, बी की चाल अलग है, तो दोनों के आपस में मिलने के दो ही केस बन सकते हैं, कि या तो वो कहीं यहां से और यहां तक आपस में मिले, या फिर वो मिले स्टार्टिंग पॉइंट पर। दो केस बन सकते हैं कि या तो वो कहीं रास्ते बीच में मिले, भाई दौड़ रहे हैं कहीं रास्ते बीच में, या फिर मिले वो स्टार्टिंग पॉइंट पर। मिलने के दो ही केस हो सकते हैं, मिलने के, मीटिंग केस, मीटिंग केस दो ही हो सकते हैं, या तो कहीं रास्ते बीच में,
रास्ते बीच में, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रारंभिक बिंदु। इन दो के अलावा और तो कुछ नहीं है। इन दो के अलावा एक केस और बन सकता है। जब मैं सीपीयू की रनिंग करने गया था, तो अकस्मात एक दोस्त था मेरा, वो घर से ही मेरे साथ गया था। उसका भी वहीं पे सेंटर था जहां मेरा था। बड़ी मतलब अभी ये अब मैंने बोला ना कि मिलने के दो केस बन सकते हैं। एक तीसरा केस मैं आपको बता रहा हूं। वो कौन सा केस है इनके आपस में मिलने का? वो गया मेरे साथ। रनिंग मेरी ऐसी ही थी उस टाइम पे। अब तो मैं तुम्हें हरा दूंगा, समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो रनिंग मेरी ऐसी ही थी उस टाइम पे। नंबर अच्छे थे तो मैंने कहा ठीक है रनिंग करने चलते हैं सीपीओ की। अब मेरा दोस्त मेरे साथ गया। अब वो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है, भाई तेरा भाई तेरे साथ है, अगर एक ही बैच में नंबर आ गया ना तो हाथ पकड़ के दौड़ा दूंगा, रनिंग पूरी करवा दूंगा। अब मैंने कहा ठीक है यार, शरीर भी ठीक था उसका दौड़ने वगैरह वाला। मैंने कहा यार ये तो उड़ा देगा मतलब मुझे तो। अब मैं उससे कहते जा रहा हूँ भाई ज्यादा तेज मत दौड़ाइए मुझे, ऐसा ना हो मेरा पैर मुड़ जाए। अब मैं डर रहा हूँ कि यार ये मेरा हाथ पकड़ के दौड़ाएगा, ये भूत बना देगा मेरा। अब भैया वहां हुआ क्या कि हम दोनों का वहां 50-50 लोगों के स्लॉट होते थे, अब भी होते होंगे। तो 50 लोगों के स्लॉट में हम दोनों का एक में ही नंबर आ गया। किस्मत देखो, अलग भी स्लॉट में नंबर आ सकता था, लेकिन हम दोनों का उसी में स्लॉट में नंबर आ गया। अब मैं खुश। मैंने कहा मैं बन गया भैया अब दरोगा, आज तो 100% ये दौड़ लगवा देगा। अब उसने, मैंने भी दौड़ना शुरू किया, उसने भी दौड़ना शुरू किया। अब जब भगदड़ मचती है ना, आपने दौड़ देखा होगा, दौड़ आपने की होगी, तो भगदड़ जब मचती है पता नहीं चलता कौन कहाँ दौड़ रहा है, बस धूल उड़ती हुई नजर आती है। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ दौड़ते हुए, किधर है वो। अब ढूंढते ढूंढते मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया। मैंने कहा यार अब आए, अब मेरा हाथ पकड़े। 4 चक्कर मारने थे, 400 के। दूसरा चक्कर मैंने मार दिया। अब भाई ईमानदारी से बताऊं, दूसरे चक्कर के बाद मेरा पंखा जो है ना, वो पंखा खराब हो गया। दूसरे चक्कर के बाद मुझे तारे दिखने लग गए। मैंने कहा अब कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं आने वाला, तो मैं रुक गया। तो मैं जब ग्राउंड में रुका तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड में अंदर जो रुक जाते हैं ना, वो कहते हैं अंदर चलो ग्राउंड में, ऐसे ट्रैक पे मत रुको। उन्होंने कहा अंदर चलो अंदर चलो। अंदर जाके जब मैं बैठा तो तारों से मेरी नजर जब नीचे आई ना, तो जो मेरा दोस्त था वो ग्राउंड में ऐसे फैला पड़ा था। मैंने कहा यार तू, कह रहा है हाँ यार एक चक्कर के बाद पंखा खराब हो गया मेरा। मैंने कहा तू तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे दौड़ाने वाला था। चुप हो गया, फिर क्या कहे। तो मीटिंग पॉइंट एक तीसरा भी हो सकता है। कहाँ? जब आपको रेस ना लगे ना, तो वो अंदर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है मीटिंग पॉइंट। लेकिन वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है। उसे इस दौड़ उसका इस दौड़ से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उसका इस दौड़ से कोई संबंध नहीं है। मीटिंग पॉइंट या तो रास्ते बीच में कहीं मिलेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले तो क्या करना है, और अगर कहीं रास्ते बीच में मिले तो क्या करना है, ये मैं अभी सवाल के माध्यम से बताता हूं आपको। ठीक है, सवाल के माध्यम से चलते हैं बच्चा। जैसे बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है, वो क्वेश्चन मीटिंग पॉइंट का ही बनाएगा, मीटिंग पॉइंट का ही बनता है, कहाँ मिले। अब आपको बनाना क्या है, चीजें क्या देखनी है, सवाल पढ़ के ये देखना है कि वो मिले कहां पर है। वो मीटिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कह रहा है, या कहीं रास्ते बीच में। बस ये वर्ड नोट करना है, प्रारंभिक बिंदु उसने यूज नहीं किया है, किया है तो फिर कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो जरा इसको, बोलिए। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 1500 मीटर की एक रेस में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से 27 और 45 की रफ्तार से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पर आपने देख लिया भैया, ये बात स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की कह रहा है। तो जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कहेगा, जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कहेगा, तो बच्चे ऑलवेज रिमेंबर, नहीं ऐसा नहीं है, अगली बार उसने दौड़ कंप्लीट कर ली थी। फिर सर पूछ रहे क्या हुआ सर उसका, अगली बार वो फिर उसने दिल पे ले ली, उसकी दौड़ हो गई थी कंप्लीट। अगली बार हो गया था उसका फिर।
हमको समझ में आ गया था कि हमें कोई हाथ पकड़ के दौड़ाने वाला नहीं है, तो हम हटके फिर सीजेल के फील्ड में आ गया था मैं। तो मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जब भी प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कहेगा तो आपको क्या निकालना है, एक चक्कर। एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लिया जाने वाला समय, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय दोनों का, चाहे दो लोग हैं चाहे तीन लोग हैं, तो एक चक्कर में उन्होंने कितना समय लिया, अलग अलग समय निकालना है। चाहे वो एक दिशा में दौड़े चाहे अपोजिट में दौड़े, चाहे वो सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, एक चक्कर में लिया गया समय निकालो, एक चक्कर में। तो अगर मैं एक ही बात करता हूं, देखो जब भी वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कहेगा ना, तो ये चीज मैटर नहीं करती कि वो सेम डायरेक्शन है या वो अपोजिट डायरेक्शन है, चाहे वो विपरीत दिशा कहे चाहे सेम डायरेक्शन कहे, आपको फर्क नहीं पड़ता अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कहे तो एक चक्कर में लिया गया समय। तो ए को कितना समय लगेगा सर, 1500 मीटर की दौड़ है और ए की स्पीड कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर है, और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि हमने दूरी को मीटर में लिया। तो ये जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये दो ऊपर चला जाएगा और 1500 की दो में गुणा होगी तो 3000/5 तिया 15 और 15 दूनी 30, यानी कि सर इसको 200 सेकंड लगे हैं। कितने, 200 सेकंड। ऐसे ही एक चक्कर को पूरा करने में बी को कितना समय लिया गया, बी ने, तो 1500 बटे, और बी की रफ्तार कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, उसको भी 5/18 से गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, दो की गुणा ऊपर हो जाएगी तो 3000/5 × 25, ये आ गया 120 सेकंड। ये किया आपने, एक चक्कर में पूरा करने का समय दोनों का अलग अलग निकाला, समय का एलसीएम ले दो, हो गया टाइम, हो गया आंसर। एलसीएम ऑफ टाइम, एक चक्कर को पूरा करने का समय 200 और 120 कितना आएगा भैया, 600 सेकंड। यानी कि 600 सेकंड के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। जब भी वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कहेगा बच्चा, तो आप क्या करोगे, आप एक चक्कर में लिया गया समय सबका अलग अलग निकाल दो और एलसीएम ले दो, सबका अलग अलग निकाल दो, एलसीएम ले दो, यानी कि एलसीएम ऑफ 200 और 120, 600 सेकंड बाद वो मिलेंगे। ऑप्शन मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 मिनट बाद वो मिलेंगे। कितने मिनट बाद बच्चा, 10 मिनट के बाद वो मिलेंगे। चलो आगे आते हैं। कह रहा दो धावक सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रम से 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। वो मतलब वो दिन पूरा, फिर रनिंग तो हम लोग हार ही गए थे, फिर वो दिन पूरा मतलब कॉमेडी टाइप में गया, पूरा कॉमेडी टाइप में। वो सीरियस था, पर वो हारने के बाद सीरियस था, मैं थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में था। छोड़ो, उसका अभी टाइम नहीं है उसके बारे में डिस्कशन करने का। भैया 24 और 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 200 मीटर की दौड़ दौड़नी है, और स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की, तो एक चक्कर का समय निकाल दो। फर्क नहीं पड़ता है एक ही दिशा या अपोजिट, जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे आप एक चक्कर में मिलने का समय निकाल दो, एक चक्कर में। तो भैया एक चक्कर में मिलने का समय, अगर मैं सोनी की बात करूंगा तो दूरी कितनी है 200 मीटर, और सोनी की रफ्तार है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो, 5 चौकू 20, 40 सेकंड के बाद सोनी एक चक्कर पूरा करेगी। मौनी 200/24 गुणा 5/18, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये तीन ऊपर चला जाएगा तो 600 बन जाएगा, और 5 चौकू 20, और ये आ जाएगा 30 सेकंड। यानी कि मौनी 30 सेकंड बाद एक चक्कर पूरा करेगी। एलसीएम ऑफ 40 और 30, 40 और 30 कितना होता है बच्चा, 120। यानी कि 120 सेकंड बाद वो प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट कहेगा तो आपको यही करना है।
ये करना जरा। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज नहीं करेगा तो फिर सापेक्ष गति लगानी है, तो फिर सापेक्ष रिलेटिव, फिर तो और आसान है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, इन्हीं क्वेश्चंस में मॉडिफाई करके बता दूंगा। कह रहा है एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, ए बी सी एक चक्कर पूरा करने में 6, 8 और 3 मिनट का समय लेते हैं। अगर वो 5 बजे दौड़ना शुरू करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे? शुरुआती बिंदु पर, शुरुआती बिंदु पर दोबारा। शुरुआती बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे? बोलिए। तो भैया इस बार तो एक चक्कर पूरा करने का समय आपको दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में तो आप निकाल रहे थे समय, यहां तो और आसान काम कर दिया आपके लिए। तो सीधा जो एक चक्कर पूरा करने का समय है उसका एलसीएम ले दो, कितना आएगा? 24 मिनट। यानी कि वो शुरुआती बिंदु पर 24 मिनट बाद मिलेंगे। तो अगर 5 बजे उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो 24 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 5:24 पर। कितने पर? 5:24 पर। 5:24 पर। अच्छा, अगर ऑप्शन में 5:24 ना दे के ऑप्शन में दे देता 5:48, क्या आपका जवाब 5:48 सही होता? एक ऑप्शन चलो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, नन ऑफ दीज। आपका जवाब नन ऑफ दीज होता या 5:48 होता? देखो, हमने 6, 8, 3 का एलसीएम लिया, आया 24 मिनट, यानी कि वो हर 24 मिनट बाद मिलेंगे, हर 24 मिनट बाद। तो अगर वो 5:24 पे तो पहली बार मिले, अगर 5:24 ऑप्शन में नहीं है तो दोबारा 24 मिनट ऐड कर दो उसमें, तो 5:24 से अगली बार कब मिलेंगे? 5:48। ये क्वेश्चन बना है ऐसा एक बार। फिर 5:48 भी ऑप्शन में नहीं है तो 5:48 में फिर 24 मिनट जोड़ दो और ऑप्शन चेक करो, यानी कि हर 24 मिनट के अंतराल पर वो मिलते रहेंगे। तो अगर ऐसा नहीं है 5:24 ऑप्शन में हो, नहीं हो तो उसमें और उतना समय जोड़कर चेक कर लेना। अब ये तो क्वेश्चन था कि सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले तो, सपोज बच्चे अगर स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज ना करे, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज ना करे, बस ये कह दे, बस वो ये कह दे कि प्रारंभ से कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, शुरुआती बिंदु यूज करे ही ना, बस ये कह दे कि कब वो मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट यूज ही ना करे। व्हेन विल दे नेक्स्ट मीट, तो फिर क्या होगा? फिर होगा सापेक्ष गति। सापेक्ष गति यानी कि डीएसटी का रूल लगा दो, फिर तो सीधा डीएसटी का रूल। डिस्टेंस क्या लेना है? जो पूरे चक्कर वाला 200 मीटर का है। सापेक्ष गति फिर देखना है कि अगर वो एक दिशा में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष गति घटेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष गति जुड़ेगी। दैट्स इट। अब अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट यूज नहीं करेगा, कहेगा कहीं भी रास्ते बीच में, कब मिलेंगे? आप फिर सापेक्ष गति लगाओगे और एक दिशा में 24 - 18, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, गुणा समय। तो ये आ जाएगा 200 बराबर 6 गुणा 5/18 गुणा टी। तो 6 तिया 18, 5 से जाएगा 40 बार, और 40 तिया 120, यानी कि 120 सेकंड बाद वो मिलेंगे। अगर कहीं वो स्टार्टिंग पॉइंट यूज ना करे तो फिर हमारा जवाब रिलेटिव स्पीड से आएगा, और रिलेटिव स्पीड में ये पता होना चाहिए सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, चलो ये चीज भी क्लियर है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और उसे ही आपने फॉलो करना है, और बस एंड। कल हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, और बोट एंड स्ट्रीम कल एंड होकर अर्थमेटिक आपका खत्म हो जाएगा, और फिर हम मेंसुरेशन की तरफ आ जाएंगे। एक कह रहा है सर आपको सोने जैसा मौका आया और आपने मामूली दौड़ की वजह से हारे। भाई साहब, यही तो चीज है जिस चीज की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं जब जब एग्जाम में फेल हुआ, मैं कभी डिमोटिवेट हुआ ही नहीं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कसम खा के, मैंने कभी ये ज्यादा लंबे समय तक सोचा ही नहीं कि यार मेरे हाथ से क्या मौका निकल गया।
क्योंकि मौका मेरे हाथ में आया नहीं कभी भी, मौका मैं लेकर आया खुद। मैं ये सोचता था कि अगर ये मौका मैं लेकर आया हूं तो आगे बहुत मौके भी मैं ला सकता हूं और लाऊंगा। कभी मैंने रिग्रेट फील करा ही नहीं। मुझे अंदर से कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि यार जीवन में अब कुछ नहीं होगा, रेस रह गई, अब क्या करूंगा, मैं तो इसको कंप्लीट कर लेता, मुझे नौकरी। भाई मुझे किसी के रहमो करम पे थोड़ी मौके मिले थे, मैं अपने दम पे मौके ला रहा था, जिन मौके पे मैं हार रहा था। आप भी जिन मौके पर आके हारते हो वो आपके दम पे होते हैं मौके, किसी की भीख नहीं होती है वो। और वो मौके होते हैं तो आगे भी बहुत सारे मौके आप अपने दम पे ला सकते हो। और जरूरी नहीं हर मौके पे आप हारोगे, एक मौका ऐसा आएगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर हमेशा रही। सोने जैसा मौका गया, लेकिन हीरे जैसा मौका अगले साल मिला ना मुझे सीजीएल में सिलेक्शन। बोलो। दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए वो एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। ऐसी हल्के में ले रहे हो? नाचने नूचने वाला मास्टर समझ रहे हो क्या मुझे? है भाई? रील्स में नाचने नूचने वाला मास्टर तो नहीं समझ रहे हो? बताओ। देखो, जब भी वो अलग अलग बिंदुओं पर मिलने की बात करेगा, ये क्वेश्चन अलग है, ये वो सवाल नहीं है। वो कह रहा है कि भैया कितने अलग अलग पॉइंट पर उनकी मुलाकात होगी, कितने अलग अलग पॉइंट्स पर उनकी मुलाकात होगी। ये वो नहीं कह रहा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे या कहीं रास्ते बीच में मिलेंगे, कह रहा है कितने अलग अलग पॉइंट्स पर उनकी मुलाकात होगी, कितने अलग अलग। तो ये क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट ट्रिक। डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि अगर वो मिलने, अलग अलग बिंदुओं की संख्या, मिलने के बिंदुओं की संख्या, मिलने वाले बिंदुओं की संख्या, मिलने वाले, अरे नहीं मैं नीरज सर की बात क्यों करूंगा भैया, तो भाई हैं, मैं तो और बहुत सारे लोग हैं, आरडब्ल्यूए से अलग मैं बात कर रहा हूं। ये तो ओकेशंस पे नाचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना ओकेशंस के भी नाचते हैं। मिलने वाले बिंदु की संख्या, मिलने वाले बिंदु की संख्या। फ्रेंड्स, ओकेशंस पे तो हम भी नाचे यार, जीडी में सिलेक्शन लेके आओ, तुम अभी हुए थे, बच्चों ने नचाया यार साथ में, ऐसे थोड़ी है। तो मिलने वाले बिंदुओं की संख्या जब भी कहेगा तो आपको देखना है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, या फिर वो अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो उनकी सबसे पहले चाल का रेशियो ले दो, चाल का रेशियो ले दो जो उनकी चाल का रेशियो है। और अब वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो मिलने के बिंदुओं की संख्या हो जाएगी a प्लस बी, ये आपका आंसर होगा। और अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो आप चाल का रेशियो लो, चाल का रेशियो लो ए बी। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो मिलने के बिंदुओं की संख्या होगी a माइनस बी, जहां पर मैं ये मान के चलूंगा कि a बड़ा है और b छोटा है, बड़े में से छोटा घटाना है। डिफरेंस ऑफ ए बी लिख दो तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफरेंस ऑफ ए बी। तो डिफरेंस का मतलब ही बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल का रेशियो लो, a प्लस बी कर दो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो चाल का रेशियो लो और डिफरेंस कर दो। तो सवाल है कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और मिलने के बिंदुओं की संख्या है, तो भैया 20 और 30 का रेशियो ले दो, चाल का रेशियो ले दो, कितना आएगा? 0 से 0 गया, 2 3। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो आपका जवाब होगा कि अलग अलग 5 बिंदुओं पर मिलेंगे। अलग अलग कितने बिंदुओं पर? 5 बिंदुओं पर। अगर सवाल कहता कि वो सेम समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो 3 में से 2 घटा देते,
एक बिंदु पर मिलेंगे। ओके, चलिए खत्म करते हैं चीजों को, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और कल हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, एक ही क्लास में एंड कर देंगे, छोटा सा टॉपिक है, 12 13 14 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बोट एंड स्ट्रीम कल हम करेंगे, उससे पहले एक काम करके आना है, 10 मिनट में रिवीजन करके आना। 10 मिनट में रिवीजन करके आना, एक तो समय चाल दूरी में कांस्टेंट रिलेशन वाला और एक एवरेज स्पीड वाला, 2 पॉइंट के 5 मिनट में रिवीजन करके आ जाना, कल उनका यूज बहुत होने वाला है बोट एंड स्ट्रीम में। ठीक है, तो मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।